हेलो फ्रेंड्स। आज से हमारा नया सेमेस्टर चालू हो रहा है और उसके अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो आज से हम ये पूरा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ये दोनों अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस रहती है। मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब उसका ये वन टाइप ऑफ हार्डवेयर हो गया, और असेंबली लैंग्वेज मतलब उसके अंदर हार्डवेयर के अंदर हम कोड किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए असेंबली लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट। तो ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज भी होती है। अगर आपको रोबोटिक्स या ऐसी कोई अदर लैंग्वेज के अंदर जाना है तो असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी तरह की कोई भी सिस्टम आप समझ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से चीजें आती है, ठीक है, उसकी मदद से क्या होता है, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, तो वो चीजें सारी समझनी होती है आपको। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर और असेंबली लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसी के बेस पे आपको आगे जाके पता चलेगा कि किस तरीके से हम आगे, अगर चिप मुझे बनानी है तो चिप के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी मदद से मैं चिप बना सकता हूँ, उसकी कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको इसके बारे में होगा तो आगे आप रोबोटिक्स या ऐसी दूसरी कोई अदर लैंग्वेज के अंदर जा सकते हो। अगर आपको पाइथन करना है तो इसके लिए कंपलसरी आपको हार्डवेयर हार्डवेयर तो आना ही चाहिए। ठीक है, वरना आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हो तो वहाँ पे जाने के बाद आपको वो समझना पड़ेगा, पर समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें आपको पहले से यहाँ से आपको कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, तो उसके बारे में डीपली आप नॉलेज, बेसिक नॉलेज ले ही सकते हो। उसके बाद आप डीपली नॉलेज लेना है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें इसके अंदर आती है, तो उसके अंदर आप डिटेल में जा सकते हो। ठीक है, इसलिए ये आपको सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर असेंबली। तो ये लैंग्वेज, ये जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बेस पे आपको डेटा क्या होता है ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं वो चीज़ हम समझने वाले हैं कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू लर्न। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज इन द हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, हार्डवेयर किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए भी वन टाइप ऑफ एक प्रोसेस उसके अंदर हमें डालनी पड़ती है, तभी वो अपनी तरीके से कुछ कैलकुलेशन करके हमें देगा। ठीक है, तो हार्डवेयर किस तरीके से बनता है, तो हार्डवेयर बनाने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे चिप की जरूरत पड़ती है। जो चिप, उसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर्स। तो ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। जो भी रजिस्टर हम बना रहे हैं, डायोड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो छोटी सी एक चिप रहती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा उसके अंदर हम प्रोसेस करेंगे पहले कि रजिस्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर मैं ऐसा डेटा डालूंगा तो इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मुझे आउटपुट सही से मिल रहा है जिस तरीके से मैंने डेटा दिया है, तो वो किसी भी नई बड़ी चिप के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चिप मिला के वन टाइप ऑफ एक हार्डवेयर बनता है, मतलब सर्किट बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको समझनी रहती है, मतलब उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपको पहले से ही हिस्ट्री कंप्यूटर के बारे में पता होनी चाहिए, और उसका जो मशीन है वो किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है, वो आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है, चालू बंद कैसे करते हैं वो चीज। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसेसिंग, मतलब उसके साथ प्रोसेस किस तरीके से होती है। अगर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो उसके बीच में क्या प्रोसेस हो रही है। अगर उसको वहां पे जरूरत पड़ी कि मुझे कोई डेटा वहां पे स्टोर कराना, तो उसके लिए उसे मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने मेमोरी दे तो दी है, अगर उसको उस डिवाइस को, मतलब मैंने जैसे आपको अभी बताया कि रजिस्टर बहुत सारे छोटे छोटे उसके अंदर लगे रहते हैं, तो एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में डेटा कैसे किस तरीके से पास होता है, उसके लिए कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे के साथ भी वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से होता है, वो भी उसको पता होना चाहिए। तो पहले से ही हमें ये सारी चीजें उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके ही रखनी पड़ती है, तभी ये सारी चीजें वहां पे आर्किटेक्चर के टाइम पे डेटा डालते टाइम उसको अच्छी तरीके से वो कैलकुलेशन कर सकता है, वो समझ भी सकता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर हो गया। उसके अंदर हम क्या क्या चीजें, किस तरीके के कोड है वो रन करते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखा है कि ऑप्टिमाइज हाउ डज अ मशीन रन कोड, मतलब जो मशीन रहता है वो कोड को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो उसके लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल, मतलब एक पूरी साइकिल रहती है जिसके अंदर जिस तरीके का भी
डेटा दूंगा तो वो कैसे प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद किसको भेजना है तो वो भी वो वहाँ पे फिक्स ही होगा उस सर्किट के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से डेटा दिया तो वहाँ पे उसको आउटपुट बीच में प्रोसेस होने के बाद आउटपुट इसी जगह पर भेजनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी मैपिंग, मतलब मैंने कोई प्रोसेस उसको दी है तो उस प्रोसेस को स्टोर करने के लिए या चलाने के लिए उसको कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ने के बाद किस किस कितना डेटा उसके पास है उसको स्टोर करके भी रखना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो मेमोरी मैपिंग के अंदर डिसाइड करता है कि इस प्रोसेस के अंदर इतनी मेमोरी की मुझे जरूरत पड़ी, तो जैसे ही उसकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी जो भी मेमोरी उसने ऑक्यूपाई की थी वो उसको रिलीज कर देगा। मतलब मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्री भी होती रहेगी, मतलब हम बहुत सारे प्रोसेस देते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी ऑक्यूपाई भी कर लेगा और छोड़ता भी रहेगा, मतलब हमारी प्रोसेस का आउटपुट हमें सही तरीके से मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए ओएस भी सपोर्ट होनी चाहिए, मतलब किस प्रोसेस के लिए किस ओएस के अंदर कौन सी प्रोसेस चलेगी और किस तरीके का, जैसे कि हम यूज करते हैं कि मैक, लिनक्स ओएस, विंडोज, तो अलग अलग टाइप की ओएस हो जाती है। तो हर एक प्रोसेस के अंदर हर एक ओएस के अंदर मतलब प्रोसेसिंग अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। मतलब उसके हार्डवेयर पे डिपेंडेंट रहता है कि किस तरीके से प्रोसेस उसको देनी है, कैलकुलेट करवानी है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम रहता है उसके, वो हार्डवेयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, ठीक है। उसके बाद हम सीख बताने में उसका बेसिक नॉलेज में आपको बताने वाला हूँ कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू लर्न इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू टॉक विथ अ मशीन डायरेक्टली, मतलब मशीन के साथ हम डायरेक्टली किस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई कोड देना है तो वो कोड मशीन अपनी तरीके से कैसे समझता है वो मुझे लिखना पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर समझेगा भाई इस तरीके का डेटा मेरे पास आया है, हार्डवेयर के अंदर आया तो हार्डवेयर इस तरीके से उसको कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पे दिया हुआ कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व, मतलब किस तरीके का अल्गोरिदम मुझे बनाना पड़ेगा, जैसे कि जिस तरीके का भी मैं अल्गोरिदम बनाऊंगा तो उसी हिसाब से वो हार्डवेयर वर्क करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कि इस तरीके का इनपुट मैंने डाला है तो इस तरीके का आउटपुट में मिलना चाहिए, तो वो अल्गोरिदम हो जाता है, मतलब हार्डवेयर कैसे परफॉर्म करेगा तो उसके लिए आपको कोड ऐड करना पड़ेगा उस हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो वो होगा जो हो जाता है हमारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व। फिर है कि असेंबली लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड यूजिंग, मतलब उसका भी स्ट्रक्चर, जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ते तो उसके अंदर एक पहले से ही फिक्स होता है इस तरीके का ही स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाएंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी फिक्स है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से लिखोगे तो ही वो आपको आउटपुट देगा, वरना नहीं का, मतलब उसके यूजेस और स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना रहेगा इस चैप्टर के अंदर। फिर है कि लो लेवल असेंबली लैंग्वेज फीचर, मतलब लो लेवल लैंग्वेज है तो वो किस लेवल पर वर्क करती है, मतलब हार्डवेयर लेवल पर वर्क करती है तो उसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो सारी बेनिफिट्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर है कि सी इनलाइन असेंबली, मतलब सी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है कि किसी भी तरीके की हार्डवेयर की सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो सी इनलाइन असेंबली मतलब असेंबली लैंग्वेज के अंदर सी का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी असेंबली लैंग्वेज, मतलब जैसे जो भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे वो लैंग्वेज हम हार्डवेयर के अंदर किस तरीके से डालेंगे वो चीज़ें असेंबली लैंग्वेज है, मतलब ये हमारा वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कोड हो जाता है। और हार्डवेयर है वो हमारा वन टाइप ऑफ एक चिप हो जाता है, सर्किट वाली चिप के अंदर किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट के अंदर इन दोनों के बारे में हमें लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मतलब जो हमारा i5 i7 वो सारी चीजें रहती है तो वो एक वन टाइप ऑफ चिप ही है, उसके अंदर हजारों प्रोसेसर रजिस्टर डायोड पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको जैसे जैसे अगर आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता रहेगा कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर कितने चिप्स आ जाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो करोड़ों या हजारों की मात्रा में लाखों की मात्रा में एक साथ चिप आ जाते हैं, तो वो इतनी प्रोसेस एक साथ ये सारे चिप मिलकर अपनी प्रोसेस एक बनाते हैं और उसको एक कैलकुलेट फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। वो खुद ही प्रोसेस कर लेते हैं सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर लिखा तो है, तो प्रोसेसर क्या होता है एग्जैक्टली, तो व्हाट इज अ प्रोसेसर, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया कि प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारी चिपें एक साथ मिलके एक सर्किट बनती है, ठीक है। तो वो जितनी भी छोटी 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 चिप रहती है उन सारों को एक साथ इंप्लीमेंट करके, मतलब माउंटेड करके एक बड़ी चिप के अंदर इंप्लीमेंट किया जहाँ पे उसकी जरूरत होती है,
ठीक है। तो वो सारी चीजें मिलके एक वन टाइप ऑफ सर्किट बनती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत सारी चिप से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन, ठीक है, जो किसी भी तरीके का कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है, दैट रन ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर रन किया जाता है। ठीक है, अ प्रोसेसर परफॉर्म्स अरिथमेटिक, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट एंड अदर बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट आर पास फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से पास करनी रहती है। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो ओएस के अंदर दी जाती है। जैसे हम देते यूजर रहते, तो यूजर हम क्या देते कि इस कंप्यूटर को हम जैसे ही प्रोसेस देते वो सारी चीजें कहाँ पे जाती है, हमारे प्रोसेसर के पास, मतलब प्रोसेसर उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है सारा कुछ। ठीक है, तो जो भी प्रोसेसर हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन रहती है वो इंस्ट्रक्शन पहले हमें ओएस को देनी पड़ती है। वो जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दी है उसके हिसाब से वो एरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसके हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन करेगा और हमें आउटपुट देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट अदर प्रोसेस आर डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, मतलब जो भी हम दूसरे प्रोसेसर रहते हैं वो सारे किस पे डिपेंडेंट रहते हैं कि जिस तरीके से हमने ऑपरेशन दिया है उसी तरीके का हमें वो आउटपुट देगा। ठीक है, उसके ऊपर भी वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है दो की पॉइंट दिए हुए हैं हमें कि अ प्रोसेसर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक टास्क। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ कि प्रोसेसर मस्ट बी एबल, मतलब प्रोसेसर क्या क्या करने के लिए एबल है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर देता है सबको कि ये क्या है ये क्या है, इस तरीके, मतलब वो जो भी डेटा उसको मिला है एग्जीक्यूट किया है उसको वो रीड करेगा। रीड करने के बाद जो भी डेटा मतलब जो भी आउटपुट उसको मिलेगा उसको वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो प्रोसेसर का काम ये होता है, मतलब उसको हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर सारे पार्ट्स अलग करेगा। ठीक है, पार्ट्स करने के बाद उसको रीड करेगा भी क्या चीज़ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ जिसके अंदर से मुझे आउटपुट देना पड़ेगा। तो वो आउटपुट जो भी आएगा उसको वो स्टोर करके रख देगा, और कहाँ पे भेजना है वो बात की प्रोसेस है। ठीक है, वो नेक्स्ट हार्डवेयर होता है उसके साथ तो इंटरकनेक्टेड, उसकी उसका काम है कि इस प्रोसेस को जो भी उसके पास प्रोसेस है उसको कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और किस तरीके से दिखाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इट नीड सेवरल बेसिक यूनिट टू परफॉर्म दोज टास्क, मतलब उसको ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के अंदर उसके पास बहुत सारे रजिस्टरों के डेटा स्टोर करने के लिए, उस प्रोसेस को पास करने, एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में पास करने के लिए कम्युनिकेशन साइकिल रहेगी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो कैलकुलेट कर सकता है। फिर उसके बाद है कि जो भी उसको कैलकुलेशन मिला है उसको वो किस तरीके से प्रोसेस करेगा, मतलब एरिथमेटिक डेटा है या लॉजिकल डेटा है, तो वो अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से मुझे आउटपुट देगा। फिर एक ही रजिस्टर बैंक, मतलब उसको बहुत सारे रजिस्टर दिए गए होंगे जिसके अंदर वो प्रोसेस करेगा और जो भी आउटपुट मिलेगा उसको वो स्टोर करेगा। मतलब इतनी चीजों की उसको तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना वो डेटा कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर क्या होता है। तो वन टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकता है, तो प्रोसेसर परफॉर्म एरिथमेटिक, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट एंड बेसिक अदर इंस्ट्रक्शन भी वो कंप्यूटर ओएस के थ्रू कर सकता है। ठीक है, फिर उसके लिए वो क्या क्या बेसिक टास्क करता है, तो जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है और स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद उसको कौन कौन सी यूनिट की जरूरत पड़ी, तो कंट्रोल यूनिट, एलयू यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट, तो ये तीन चीजों की उसको जरूरत पड़ती है प्रोसेसर को किसी भी तरीके का टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि प्रोसेस, उसका जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास जो भी रैम रहती है वो रैम क्या करती है कि, और ये हमारी प्रोसेसर रहती है। ठीक है, प्रोसेसर मतलब हमारे जो i5 i7 है उसके अंदर दो तरीके के अलग अलग यूनिट दिए गए हैं, कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, और रजिस्टर यूनिट अलग से रहता है, उसको यहाँ पे एक्यूमुलेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन कंट्रोल यूनिट की उसको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तभी वो कैलकुलेशन करेगा। तो मेमोरी,
जो भी हम डेटा कभी भी हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा है, अगर आपने किसी भी चीज को डबल क्लिक किया तो वो क्या करेगा कि पहले वो इस एड्रेस को मेमोरी के अंदर ढूंढेगा, कहाँ पे, तो मेमोरी में भेजेगा। मेमोरी में से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे प्रोसेसर के अंदर। उसको क्या है वो लॉजिकल पार्ट से सीधा ओपन करना, रीड करना है, राइट करना है, क्या चीज करनी है, तो वो कंट्रोल के पास जाएगा। कंट्रोल के बाद अरिथमेटिक के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो वे दिए गए, यहाँ से वो एंट्री कर सकता है, यहाँ से भी एंट्री कर। अगर उसके पास लॉजिकल पार्ट है तो वो कहाँ पे भेजेगा, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट के अंदर भेजेगा। लॉजिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ रीड, ओपन, फाइल, डिलीट, तो इस तरीके की फाइल के साथ किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना है तो वो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। मतलब किसी भी फाइल को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो जिस तरीके का भी इनपुट आउटपुट होगा वो ऑलवेज एक्यूमुलेटर मतलब एरिथमेटिक यूनिट के पास से तो होके ही जाएगा। मतलब आउटपुट आपका जो भी आएगा इसके अंदर आएगा ही आएगा। मतलब इनपुट आपने जो भी दिया पहले एरिथमेटिक के अंदर आएगा, फिर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, आप इसको कंट्रोल के अंदर या फिर यहीं से ही डायरेक्ट आउटपुट दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपकी सारी बेसिक स्ट्रक्चर थी प्रोसेस। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग हजारों तरीके के चिप पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बाहर का उसका जो बैकग्राउंड बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा सर। ठीक है, तो ये चीज थी इसके अंदर। तो प्रोसेसर इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे इसके अंदर मैनिपुलेशन कैलकुलेशन होती है और प्रोसेसर के अंदर ये सारी चीजें बनी रहती है, होती ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ने वाले की डिटेल्स ऑफ बेसिक आर्किटेक्चर, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, तो वो किस तरीके से प्रोसेस करेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले। तो डिटेल ऑफ बेसिक आर्किटेक्चर इन दिस मॉडल द सिस्टम स्टेट इज एंटायरली कंटेंट इन द प्रोसेस। मतलब जो जो भी उसके स्टेट रहते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर के अंदर ही वो कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिया गया दिस माइट बी सफिशिएंट फॉर वेरी बेसिक प्रोसेस। मतलब किसी भी तरीके का प्रोसेसर रहेगा तो उसके अंदर ये इतनी चीजें तो ऊपर जो आपके डायग्राम के अंदर दिया गया उतनी चीजें तो कंपलसरी ही रहेगी। ठीक है, हर एक प्रोसेसर के अंदर वो कॉमन रहती है। फिर मोर फीचर कुड बी लिवरेज बाय एडिंग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेप। मतलब आपको किस तरीके का प्रोसेस बनाना है, मतलब आपको सुपर कंप्यूटर बनाना है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक, मेमोरी, वो बहुत सारे आएगा। अगर आपको सिंपल एक ही कंप्यूटर के पर काम करना है तो सिंपल अगर बेसिक प्रोसेसर होगा तो भी वो बना सकते। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब लिवरेज मतलब अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो रजिस्टर को। ठीक है, जिस तरीके की आपको प्रोसेस चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो प्रोसेस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। फिर है कि इंटरनल मेमोरी इज एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू डिजाइन। मतलब जो इंटरनल मेमोरी रहती है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करना रहता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। उसके लिए वो लोग मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, अलग से डेटा स्टोर करने के लिए। तो जब भी जरूरत पड़ेगी डेटा को स्टोर करने की, वो मेमोरी के अंदर बहुत सारा डेटा रहेगा, तो अगर उसके पास थोड़ा डेटा आता है तो उसके पास भी खुद का भी मेमोरी रहती है, तो एक्यूमुलेटर और अदर रजिस्टर के अंदर भी वो स्टोर कर सकता है। अगर बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना है तो मेमोरी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कि देयर इज नो कम्युनिकेशन। मतलब इसके अंदर जो भी डेटा रहता है उसको पास करना रहता है। मतलब उसके पास डेटा जो भी रहता है कैलकुलेट करने के बाद एक दूसरे को पास करेगा। मतलब कम्युनिकेशन होगी तो सही, पर कैलकुलेट होने के बाद होगी। अपडेटिंग द प्रोग्राम मे नॉट बी इजी। मतलब जिस तरीके का भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, वो बनाना बहुत ही इजी नहीं है। मतलब इजीली नहीं ले सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है ये। वी नीड एन एक्सेस टू मेमोरी। मतलब हमें मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक्सटर्नल अदर डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे इसकी प्रोसेस, किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर था। मतलब किस तरीके से हम इसके अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ नया ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेसर के अंदर भी जो डेटा रहता है, रजिस्टर रहता है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक आर्किटेक्चर है। उसके बाद है कि रिवाइज्ड प्रोसेसर मॉडल। मतलब हम प्रोसेसर को फिर से पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब रिविजिटेड हम करेंगे। तो उसके अंदर डिटेल में जानने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे दिया कि प्रोसेसर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फॉलोइंग बेसिक टास्क। मतलब जो जो हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ है, पर इसको डिटेल में थोड़ा। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा कि फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंटिटी। मतलब अलग तरीके के दूसरे ही डिवाइस, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, और जॉयस्टिक रहती है, गेम प्लेयर लेते हैं, तो वो सारे अलग अलग डिवाइस का यूज करके जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो एज अ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा एंड अंडरस्टैंड देम। मतलब उसको वो समझेगा कि ये एग्जैक्टली मेरे पास आया है तो क्या आया है। मतलब वो फैच एंड डिकोड,
मतलब जो भी डेटा हम देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको वो समझेगा और उसको वो 0101 मतलब कोड के अंदर वो कन्वर्ट करेगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिली है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब रन करना वो चालू करेगा। रन होने के बाद वो क्या करेगा कि स्टोर रिजल्ट टू रजिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टोर कहाँ पे करेगा कि उसका जो आर्किटेक्चर रहता है उसके अंदर भी, प्रोसेसर के अंदर भी रजिस्टर रहते हैं, उसके अंदर भी वो डेटा स्टोर कर सकता है, और उसकी मेमोरी के अंदर भी बहुत सारा डेटा है तो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। अगर कम डेटा है, ठीक है, तो वो इसके अंदर मतलब समथिंग 5 MB से ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा तो वो ऑलवेज मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा, और 5 MB से कम डेटा है तो वो ऑलवेज रजिस्टर मतलब प्रोसेसर के अंदर भी वो डेटा को स्टोर कर सकता है। ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, मतलब यहाँ पे दिया होगा स्टोर रिजल्ट टू रजिस्टर और एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर करें। ठीक है, तो ये रिवाइज कॉन्सेप्ट था हमारा। उसके बाद जो जो भी यूनिट उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में भी डेटा अलग से दिया था। कंट्रोल यूनिट जिसके बारे में मैं आगे पढ़ा कि कंट्रोल यूनिट तो रहता है जिसके अंदर से हम फाइल ओपन बंद डिलीट वो सारी चीज़ें कर सकते। एरिथमेटिक अगर कोई प्रोसेस उसको मिली है तो उसके साथ उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करवाना है या फिर किसी भी तरीके की एरिथमेटिक कैलकुलेशन करवानी है तो उसके लिए एलयू आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके के डेटा को डायरेक्टली स्टोर ही करवाना है तो उसके लिए रजिस्टर और ब्लैंक आता है। उसके बाद जो भी प्रोग्राम हमने दिया उसको पूरा प्रोग्राम स्टोर करवाना है तो उसके लिए प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस अलग से उसका पार्ट होता है प्रोसेसर के अंदर ही। किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करवाना है तो डेटा मेमोरी अलग से दी जाती है, मतलब बहुत सारी अलग अलग मेमोरी उसके बाद भी डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसर हमने जो भी पढ़ा उसका एक मॉडल था आर्किटेक्चर, उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस होगी और दूसरा उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसका ही ये पार्ट्स है, वन टाइप ऑफ डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर थ्रेड है, मतलब किसी भी तरीके की आप इनपुट दे रहे हो तो वन टाइप ऑफ हार्डवेयर थ्रेड के अंदर वो स्टोर है, मतलब 5 प्रोसेस आप एक साथ दे रहे हो तो 5 थ्रेड अलग अलग बनेगी। ठीक है, और वो क्या करेगी कि वाइट बफर मतलब पहले वो बफर के अंदर स्टोर कर देगा, स्टोर करने के बाद पहली प्रोसेस उसकी जो भी आई है, ठीक है, उसकी वो कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो मेमोरी को दे देगा, मेमोरी को देने के बाद उसकी प्रोसेस यहाँ से वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद जो भी प्रोसेस उसकी अगर वो ब्लॉक है मतलब बहुत सारी प्रोसेस चल रही है और कोई प्रोसेस अनएक्सपेक्टेडली चालू हो गई तो उसको लॉक कर देगा, मतलब वो बंद कर देगा उस प्रोसेस को। तो ये इन दोनों के बीच में बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे थ्रेड रहती है, जितनी भी उसकी प्रोसेस चालू होगी उतनी वो थ्रेड बनाएगा और उसकी मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा रिवाइज प्रोसेसर मॉडल हो गया। जो भी हमने ऊपर मॉडल पढ़ा था उसका ही वो डिटेल वर्जन, मतलब इतनी चीजें ही हमारे पास थी, उसके अंदर अलग अलग तरीके के हार्डवेयर रहते हैं, मतलब थ्रेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास प्रोसेसर फिजिकल लेआउट, मतलब उसका जो फिजिकल लेआउट रहता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें एग्जैक्टली होती है। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रोसेसर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट यूनिट, मतलब अलग अलग तरीके के यूनिट से वो बना रहता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है। कैचेस, कैचेस मतलब वो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए कैच का यूज करता है। फिर एमएमयू रहता है, तो एमएमयू मतलब वन टाइप ऑफ जिस तरीके का भी उसको डेटा मिलेगा, मतलब किसी भी तरीके का एक्सटेंशन आप दे रहे हो तो उसको किस तरीके से पढ़ेगा, मल्टीमीडिया डेटा है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है उसको। ठीक है, तो वो यूनिट भी अलग रहता है, डेटा स्टोर करने के लिए अलग, पढ़ने के लिए भी अलग। फिर डेटा को कैलकुलेट करने के लिए अगर उसको इंटीजर टाइप का डेटा मिला है, नंबर टाइप का डेटा मिला है तो उसके लिए अलग यूनिट रहता है। डेटा को कंट्रोल करने के लिए अलग, और उसका जो प्लॉटिंग पॉइंट डेटा है तो उसके लिए अलग। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे बने रहते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोसेसर के अंदर ही अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जैसे मैंने बोला आगे। ठीक है, ईच यूनिट मतलब हर एक यूनिट के अंदर क्या रहता है, तो इम्प्लीमेंटेड एज एन हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, तो हर एक यूनिट के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट तो होता ही होता है, और मेड ऑफ स्विचेबल पार्ट्स, मतलब ट्रांजिस्टर रहते हैं उसमें। जैसे ही उसको प्रोसेस मिली तो ऑटोमेटिकली चिप चालू हो जाएगी, जैसे ही उसकी प्रोसेस खत्म हो रही है तो उसकी प्रोसेस खत्म, ट्रांजिस्टर भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डेटा मिलता है तो चालू हो जाता है, डेटा नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी प्रोसेस चालू रहती है। फिर एक ही ओल्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो ओल्ड प्रोसेसर मतलब क्या हो जाती है, वन टाइप ऑफ अगर उसके पास पुराना प्रोसेसर है तो उसके अंदर क्या क्या रहता है। ठीक है, बहुत जैसे हम इंटेल का यूज़ करते थे कि
कोर टू ड्यूल कोर, तो ये सारे प्रोसेसर के अंदर क्या रहता है, तो यूनिट्स यूज टू बी इंडिपेंडेंट चिप, मतलब हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग तरीके की चिप रहती है, ठीक है। उसको कभी कभी समवेयर इवन ऑप्शनल, मतलब उसको को प्रोसेसर भी बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे ओल्ड प्रोसेसर थे उसके अंदर अलग अलग प्रोसेसर, एक बड़ी चिप नहीं रहती, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस रहते, उसके हर एक की चिप अलग अलग रहती है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी मदद से हमारे जो प्रोसेस पहले के टाइम पे जो भी प्रोग्राम थे ओपन करके चले जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद चालू होते हैं, और एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम हमारा चालू रहता है, दूसरा प्रोग्राम चालू नहीं कर सकते, दूसरा प्रोग्राम चालू किया तो फर्स्ट वाला हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेसर भी इसके अंदर बहुत सारी होती है। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि टुडे प्रोसेसर आर एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप, मतलब वो एक चिप के अंदर ही सारी प्रोसेस होती है उसकी, और हर एक को एक ही चिप के अंदर इनबिल्ट एम्बेड कर दिया होता है, मतलब उसको एक साथ कर दिया होता है, ठीक है। जिसकी मदद से हमें वो अच्छी तरीके से ज्यादा अच्छा वर्कआउट देता है, वो फास्ट भी होता है बहुत सारा, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी लेआउट रहता है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसर फिजिकल लेआउट, मतलब उसके अंदर क्या रहता है, टिपिकल 4S क्रॉस बार कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे लिखा है देखो, टिपिकल 4S क्रॉस बार कॉन्फ़िगर, मतलब सेकंड जनरेशन इंटेल जेनॉन स्केलेबल प्रोसेसर। तो इसके ये 4 टाइप है, मतलब हम बोलते हैं ना ड्यूल कोर है या कोर टू ड्यू है या फिर i5 है, i7 है, i8 है, तो उसके अंदर इससे हर एक प्रोसेसर 8 यूनिट रहते हैं, तो 8 प्रोसेसर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में क्या रहता था कि अगर आप कोर टू ड्यू यूज करते हैं या फिर आप पेंटियम यूज करते हो, उसके अंदर एक ही प्रोसेसर रहता है, और जो भी प्रोसेस आपको देनी है वो एक के साथ ही होगी, ठीक है। अगर 5 प्रोसेस आपने एक ही को दी हुई है तो वो क्या करेगा कि स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि हमें i5 i7 यूज करते, तो ऐसे हमारे पास टोटल 7 प्रोसेसर अलग अलग रहते हैं। i7 i5 मतलब इसके ऐसे 5 हो जाएगी, ड्यूल कोर है तो आपके पास 2 हो जाएगी, कोर टू ड्यू तो आपके पास 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके स्पीड पे भी डिपेंड रहता है। और i7 है आपके पास, तो टोटल ऐसे 7 प्रोसेसर अलग अलग लगे रहते हैं, और इसको ये प्रोसेस मिली है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या करता है कि ये प्रोसेस को दोबारा वापस इसी को मिली है तो वो दूसरे को पास कर देगा, मतलब इसकी प्रोसेस जो पुरानी वाली वो चलती रहेगी, वो दूसरी प्रोसेस वो नेक्स्ट प्रोसेसर को मिल जाएगी, तो वो तो फ्री बैठा हुआ है तो उसको भी अपनी काम मिल जाएगा। और इन दोनों के पास पड़ा रहेगा काम, और तीसरा काम आएगा तो वो क्या करेगा कि तीसरा प्रोसेसर मेरे पास फ्री पड़ा है तो उसको वो दे देगा, मतलब ये सारी अलग अलग प्रोसेसर एक साथ मिलजुल के वर्क करते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर के अंदर और कुछ नहीं तरह ऐसे प्रोसेसर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एक प्रोसेसर रहता है वैसे वहां पे वो लोग हजारों प्रोसेसर एक साथ कॉम्बिनेशन में चलता है, जिसकी मदद से उसको जो भी प्रोसेस रहती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से, मतलब कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन रहती है वो बहुत ही इजी तरीके से उसको दे देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ कंबाइन करके भी आप अपना हार्डवेयर भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी फिजिकल लेआउट रहती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है DDR4 ऑप्शनल, DDR2 इंटेल ऑप्शनल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता ही है, हम आगे बढ़ के आई हुई, तो DDR क्या होता है वो सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर था, तो हमने ये इसका फिजिकल लेआउट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अंदर जो भी उसकी फिजिकल लेआउट है उसके बारे में आज हमने स्टडी किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपने जो भी ऊपर पढ़ा हुआ है, मैंने जो भी आपको पढ़ा सक्सेसफुली बताया, ठीक है, वो सारा आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है क्या चीजें होती है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट सब बनता है, ये सारा रट्टा नहीं मानना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि क्या होता है एग्जैक्टली इसके अंदर, क्या क्या चीजें रहती है एग्जैक्टली, ठीक है। उसको समझ लोगे तो ये सारी चीजें आपको याद करने की भी जरूरत ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है। और सारी चीजें समझने के बाद आपको लास्ट में ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं कि आपका जो भी RNW IIT की जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर ये तीनों का फिलअप करना है, ठीक है। इन तीनों के आंसर देने, तभी आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी, वरना आपने लेक्चर पूरा कंडक्ट किया हुआ है पर आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तो आपकी एब्सेंट गिनी जाएगी, ठीक है। इसके पहले भी मिले, इसके सर ने भी आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है तो वो भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको दिए हैं वो आपकी अटेंडेंस है, उसकी रिस्पॉन्स कंपलसरी आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर होनी ही चाहिए, तभी आपका अटेंडेंस कंप्लीट होगा,
ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, अच्छे से पढ़ना।